हेलो दोस्तों। तो आप सभी का स्वागत है इस लेक्चर में। ऑलरेडी हम इससे पहले जो लेक्चर्स कर रखे हैं उसको ज़रूर देखिएगा इस लेक्चर को देखने से पहले। अभी तक हम 4 बार मैकेनिज्म की बात कर चुके हैं और उसका एप्लीकेशन मतलब क्वेश्चंस भी मैं आपको करवा रखा हूँ। आज के लेक्चर में बेसिकली मैं 4 बार जो हम चैन पढ़े, उसका मैकेनिज्म पढ़े, इन्वर्जन पढ़े, तो उसका प्रैक्टिकल यूज़ क्या है? मतलब एप्लीकेशन ऑफ 4 बार मैकेनिज्म अगर मैं कहूँ, एप्लीकेशन ऑफ 4 बार मैकेनिज्म, ये भी जानना ज़रूरी है दोस्तों, क्योंकि ये एग्ज़ाम में पूछा जाता है। देखिए, 4 बार मैकेनिज्म में हम 3 तरीके के इन्वर्जन्स पढ़े थे। एक था आपका डबल क्रैंक मैकेनिज्म, दूसरा था क्रैंक रॉकर मैकेनिज्म और तीसरा था डबल रॉकर मैकेनिज्म। सो ये जो 3 इन्वर्जन है, इसका एप्लीकेशन कहाँ-कहाँ होता है? जैसे कि डबल क्रैंक मैकेनिज्म का एप्लीकेशन होता है डबल क्रैंक मैकेनिज्म। ये आपका कपलिंग रॉड लगाने में यूज़ होता है। यस, पैरेललोग्राम जो हमने पढ़ा था। उसी में इस्तेमाल होने वाला है। ये क्या था? डबल क्रैंक मैकेनिज्म था। बिल्कुल, आपका जो कपलिंग रॉड लगता है, कपलिंग रॉड, उसमें इस्तेमाल किया जाता है। तो कपलिंग रॉड आपका 4 बार चैन मैकेनिज्म का 4 बार मैकेनिज्म का डबल क्रैंक मैकेनिज्म का एप्लीकेशन है कपलिंग रॉड, है ना? तो ये ध्यान रखिएगा, ये एग्जाम में पूछ दिया जाता है कभी-कभी थ्योरेटिकल क्वेश्चंस जब आते हैं, तो ध्यान रखिएगा। डबल क्रैंक मैकेनिज्म, इसके अलावा हमारा दूसरा था क्रैंक रॉकर मैकेनिज्म। ये जो क्रैंक रॉकर मैकेनिज्म है, ये आपका बीम इंजन में यूज होता है। क्रैंक रॉकर मैकेनिज्म आपका बीम इंजन में यूज होगा। इट विल बी लाइक,
देखिए ये कुछ इस प्रकार से होता है आपका बीम इंजन, ये आपका क्रैंक है। यहाँ से ये कंप्लीट रोटेशन में देखने को मिलेगा, ये वाला जो हिस्सा है ये कंप्लीट रोटेशन में आपको देखने को मिलेगा, वी कैन से। इट विल बी लाइक दिस, मीन्स ये वाला जो पॉइंट है ये यहाँ से इस तरीके से कंप्लीट रोटेशन में हो सकता है। ये एक टर्निंग पेयर हो गया, 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 ये एक्स्ट्रा अटैचमेंट है। बिल्कुल, है ना? आपका जब भी हम मैकेनिज्म यूज करेंगे तो उसमें एक्स्ट्रा अटैचमेंट्स रहने वाले हैं। तो 4 लिंक, 4 टर्निंग पेयर होना चाहिए 4 बार मैकेनिज्म में। तो ये जो फिक्स लिंक है, लिंक नंबर 1, ये आपका जो क्रैंक मैं कह रहा हूँ दैट इज योर लिंक नंबर 2, ये वाला आपका लिंक नंबर 3 और ये वाला लिंक नंबर 4, है ना? ये 4 लिंक हो गए। 1 फिक्स लिंक, ये 2, ये 3 और ये वाला 4। ये रोटेट होगा और ये आपका पार्शियली रोटेट होने वाला है, पार्शियली रोटेशन में रहेगा इस तरीके से। तो ये जो एप्लीकेशन है दिस इज नोन एज बीम इंजन। तो बीम इंजन आपका 4 बार मैकेनिज्म का क्रैंक रॉकर मैकेनिज्म, जो क्रैंक रॉकर इन्वर्जन होता है उसका एप्लीकेशन है। रिमेंबर दिस, बीम इंजन कहलाता है। ठीक। इसके अलावा जो थर्ड है, कौन सा था हमारा थर्ड जो इन्वर्जन था, दैट इज डबल रॉकर मैकेनिज्म। डबल रॉकर मैकेनिज्म, और ये जो डबल रॉकर मैकेनिज्म है इसका एप्लीकेशन होता है स्टेयरिंग में। आपके पास जो स्टेयरिंग मैकेनिज्म होता है उसमें यूज होता है। एंड दैट, देखिए यहाँ पे अलग अलग स्टेयरिंग मैकेनिज्म अवेलेबल हो सकते हैं, लेकिन जो 4 बार का इन्वर्जन है जो कि डबल रॉकर बनाता है वो एकरमैन, वो यूज होता है। एकरमैन स्टेयरिंग मैकेनिज्म। सो ये जो एकरमैन स्टेयरिंग मैकेनिज्म है ये डबल रॉकर मैकेनिज्म है। ये कुछ इस प्रकार रहने वाला है, इस प्रकार से रहने वाला है। ठीक। तो यहाँ पे ये भी पार्शियल रोटेशन में रहेगा, ये भी पार्शियल रोटेशन में रहेगा, कंप्लीट रोटेशन में नहीं आएगा स्टेयरिंग जो है। ठीक। तो दिस आर द एप्लीकेशन ऑफ दिस 3 डिस्टिंक्ट इन्वर्जन्स ऑफ द 4 बार मैकेनिज्म। यही 3 डिस्टिंक्ट इन्वर्जन्स हम पढ़े थे और उसका हमने एप्लीकेशन भी देख लिया, तो ये ध्यान रखिएगा दोस्तों। अच्छा, इसके अलावा अगर मैं कहूं न्यूमेरिकल्स जहां से आ सकता है गेट एग्जाम में, 4 बार मैकेनिज्म में आपको क्विक रिटर्न रेशियो भी देखने को मिलता है। ये बहुत कम जगह पे मेंशन है, बहुत कम जगह पे दे रखा है। एंड बिलीव में दोस्तों यहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है। चलिए सोचते हैं क्या किस तरीके से आपका क्विक रिटर्न रेशियो 4 बार मैकेनिज्म में आता है। चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आगे बढ़ते हैं। क्विक रिटर्न रेशियो इन 4 बार मैकेनिज्म। देखिए दोस्तों, क्विक रिटर्न रेशियो का मतलब पहले समझिए समझिए। होता क्या है क्विक रिटर्न का मतलब कि
जो वर्किंग स्ट्रोक होता है, मतलब जब उसमें काम हो रहा होगा, उस समय वो ज़्यादा समय लेगा उसको कंप्लीट करने में, उसको मतलब एक एंड से दूसरे एंड तक पहुँचने में, और जब रिटर्न आ रहा होगा तो कम समय लेगा। मतलब रिटर्न क्या है? क्विक है। सो दैट इज़ योर क्विक रिटर्न रेशियो इन अ 4 बार मैकेनिज़्म। वो क्या होता है, किस तरीके से होता है, इसमें और समझने का प्रयास करते हैं। जैसे कि मैंने कहा, एक 4 बार मैकेनिज़्म है। ये पॉसिबल है आपका क्रैंक एंड रॉकर मैकेनिज़्म में। क्रैंक रॉकर मैकेनिज़्म 4 बार का, ठीक? So let us assume I am having a crank rocker mechanism like this. ये क्रैंक रॉकर मैकेनिज्म है। एंड मैं कह रहा हूं कि लॉस सेटिस्फाइड। भाई क्रैंक रॉकर कब पॉसिबल होगा? जब लॉस सेटिस्फाई करे और जो शॉर्टेस्ट लिंक है वो एडजेसेंट टू फिक्स बने, तो ये आपका शॉर्टेस्ट लिंक हो गया। ये लेट अस अज्यूम ये पी है, ये लॉन्गेस्ट लिंक हो गया एल, ये हो गया क्यू। बिल्कुल सर, ऐसा हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है, इसमें कोई दो राय नहीं है। ये भी एल हो सकता था, है ना? बस अपने को ये देखना है कि लॉ सेटिस्फाइड होना चाहिए और जो शॉर्टेस्ट लिंक है वो एडजेसेंट टू फिक्स होना चाहिए, तो ये आपका क्रैंक हो जाएगा और जो आउटपुट होगा वो रॉकर होगा। इस तरीके का जो एप्लीकेशन है वो स्टोन क्रशर में हम कर सकते हैं। स्टोन क्रशर मतलब जो आप सुने होंगे, देखे होंगे, खदान होते हैं, है ना, बड़े बड़े पत्थर निकलते हैं, तो उसको क्रश करके छोटे छोटे टुकड़ों में, एग्रीगेट्स में, है ना, कन्वर्ट करते हैं, ठीक? सो वो सब जो चीज़ें होती है वो जिस मशीन में होता है वहाँ पे ये मैकेनिज्म का एप्लीकेशन हो रहा है। जैसे मैंने कहा कि ये आपका कंप्लीट रोटेशन में होगा। चलिए, ये हमने एज्यूम कर लिया कि ये कंप्लीट रोटेशन में है। ये जो है ये पार्शियल रोटेशन में है। पार्शियल रोटेशन में मतलब ये जो पॉइंट है, अगर मैंने कहा ये मेरा ए पॉइंट है, ये मेरा ए पॉइंट है, ये मेरा बी पॉइंट है, ये सी है, ये डी है, तो आपका जो सी पॉइंट है वो पार्शियल रोटेशन में होगा। मतलब वो इस तरीके से जा सकता है, यहाँ तक कहीं जा सकता है, और ये इधर यहाँ कहीं तक मिल सकता है। लेट अस अज्यूम, मतलब ये इसको मैंने कह दिया सी डैश, इसको मैंने कह दिया सी डबल डैश। तो इसमें क्या होता है कि एक एक्स्ट्रा अटैचमेंट इस तरीके से हम लगा देते हैं। अब देखिए ये जो येलो कलर मैं ड्रॉ कर रहा हूँ ये आपका ओरिजिनल मैकेनिज्म होने वाला है। इसमें एक एक्स्ट्रा अटैचमेंट यूज करके हम ये क्रशर के लिए सिस्टम लगा दिया। यहाँ स्टोन रहेगा, इसको हम क्रश करेंगे, तो ये एक्सट्रीम पोजीशन पे जाके इसको क्रश करने वाला है ना? तो इस तरीके का सिस्टम। अच्छा, एक चीज और हमारे दिमाग में आना चाहिए यहाँ पे डाउट कि सर यहाँ पे ये स्टोन क्रशर को हम यहाँ पे क्यों रखे हैं, है ना? तो इसका आंसर जब हम ये पूरा चैप्टर पढ़ते रहेंगे मैकेनिकल एडवांटेज के बारे में जब चर्चा करेंगे, तो उस समय आपको समझ में आ जाएगा कि एक्सट्रीम पोजीशन में क्यों रखते हैं। अभी उसका आंसर नहीं मिलने वाला। ये डाउट आपके दिमाग में बस मैं डाल रहा हूँ, ये रहना चाहिए आपके दिमाग में कि सर इसका एप्लीकेशन ये क्यों। समय आने पे वो भी समझ में आएगा, कुछ तो होगा, ऐसा रैंडमली थोड़ी बना दिए, ठीक है? चलिए देखेंगे। अब देखिए, ये जैसे मैंने बता दिया कि ये सिस्टम ऐसा कुछ होने वाला है ना? इसको अभी फिलहाल हटा दे रहा हूँ मैं। मतलब ये इस तरीके से मूव कर सकता है। तो जब ये अपना एक्सट्रीम लेफ्ट में है,
ये इस तरीके से है। ये यहाँ कहीं आया, ठीक है। और ये जब अपना एक्सट्रीम राइट में है, इधर, लेट अस अस्यूम यहाँ कहीं आया है। इसका ये मतलब हुआ कि ये हमारा स्ट्रोक लेंथ है, ये हमारा स्ट्रोक लेंथ होने वाला है, यहाँ से लेकर यहाँ तक। ये जब घूमते घूमते हो क्या रहा होगा, बहुत ध्यान से देखिएगा। यहाँ पे जो मैं फिगर ड्रॉ किया हूँ, है ना, जो येलो कलर था वो ओरिजिनल पोजीशन में था। जब मैंने ये ग्रीन कलर बनाया तो ये जो बी पॉइंट है वो घूमते घूमते यहाँ पे आया होगा, तो उस समय ये जो सी पॉइंट है वो घूमते घूमते यहाँ पे आया होगा। उस समय ये वाला जो पॉइंट है वो चलते चलते यहाँ तक आ गया होगा, आगे बढ़ा होगा। सिमिलरली जब ये बी पॉइंट घूमते 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 इधर आया होगा, कहाँ पे सर, इस पोजीशन पर, यहाँ। बी पहले घूमते घूमते कहाँ आया, यहाँ पे। तो जब बी पॉइंट यहाँ पे आया तो सी पॉइंट सी डैश पे चला गया। लेट अस अज्यूम ये बी डैश हुआ, मतलब बी बी डैश पे आया तो सी कहाँ पे चला गया, सी डैश पे। तो ये अगर डी पॉइंट था तो ये हो गया डी डैश, बिल्कुल। सिमिलरली जब बी डैश घूमते 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 बी डबल डैश पे आया होगा, तो जो सी डैश है वो आपका, है ना, ये आपका पार्शियल था। इसको ग्रीन कलर से मैं दिखा दे रहा हूँ। पार्शियल रोटेशन में ये आया होगा, ये पूरा पोजीशन रहा होगा, और ये इस कलर में है, ये इसका पोजीशन रहा, बिल्कुल सर। इस तरीके से आपको दिखाई दे रहा होगा। तो माय डियर फ्रेंड, जब ये बी डबल डैश में आया तो सी, जो सी पॉइंट था वो यहां से घूम के यहाँ सी डबल डैश में आया, तो डी पॉइंट जो डी डैश में था वो चलते चलते वापस यहाँ पे आ गया डी डबल डैश में। तो दिस इज योर स्ट्रोक, ये चलने वाला है। तो अगर आपका वर्किंग स्ट्रोक यहाँ पे ये वाला है, आगे जब बढ़ रहा है इधर, तो इसके हम फॉरवर्ड स्ट्रोक कहेंगे, बिल्कुल सर। और ये हमारा वर्किंग स्ट्रोक है। तो वर्किंग स्ट्रोक में ये टाइम ज्यादा लेगा और वापस आने में ये समय कम लेने वाला है। अच्छा, इसको यहां से भी देख सकते हैं, बड़े ध्यान से अगर आप ऑब्जर्व करेंगे तो देखिए, जब बी डैश, मतलब बी पॉइंट बी डैश पे था तो सी पॉइंट सी डैश पे था, तो डी डी डैश पे था, वो अपने एक्सट्रीम लेफ्ट पे यहां पे आ गया, यहां पे आ गया, ठीक है। अब यहां से बी डैश चलते 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 बी डबल डैश पे आया होगा, तो डी डैश चलते 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 कहां पे आया होगा, डी डबल डैश पे आया होगा। सो बी डैश से बी डबल डैश देखिए कितना एंगल कवर किया, आप कीजिएगा, ये ये इतना एंगल कवर किया सब, बी डैश से बी डबल डैश, बहुत ध्यान से देखिए, ये इतना एंगल कवर किया, यहां से लेकर यहां तक। और जब बी डैश से बी, माफ कीजिएगा, बी डबल डैश से बी डैश में आया होगा बी पॉइंट, तो आपका डी डबल डैश से डी डैश तक गया होगा, मतलब ये स्ट्रोक कंप्लीट हुआ होगा। सो बी डबल डैश से बी डैश तक ये वाला एंगल से, ये वाला एंगल, तो भाई बाय ऑब्जर्वेशन ही हमको दिख रहा है कि ये वाला एंगल आपका ज्यादा है, ये वाला एंगल कम है। तो लेट अस अज्यूम, इसको मैंने बीटा बोल दिया, इसको मैंने अल्फा कह दिया, तो यहां से हमको दिख रहा है बीटा इज ग्रेटर देन अल्फा। और अगर ये क्रैंक आपका यूनिफॉर्म ओमेगा से चल रहा है, किससे चल रहा है सर, ओमेगा यूनिफॉर्म, एक मोटर लगा के यहाँ पे आप चला रहे हो, इंडक्शन मोटर है जो कि यूनिफॉर्म आपका एंगुलर स्पीड दे रहा होगा। तो यार अगर इसका यूनिफॉर्म एंगुलर स्पीड है तो बी डैश से बी डबल डैश जब ये कवर किया होगा तो कम एंगल कवर किया है, और बी डबल डैश से बी डैश वापस कवर किया होगा तो ज्यादा एंगल कवर किया है। स्पीड यूनिफॉर्म है, तो एंगल जब ज्यादा कवर कर रहा होगा तो ज्यादा टाइम ले रहा होगा, और जब एंगल कम कवर कर रहा होगा तो कम टाइम ले रहा होगा, इसमें कोई दो राय नहीं है सर। और जब एंगल कम कवर कर रहा था, मतलब बी डैश से बी डबल डैश आया, उस समय डी डैश से डी डबल डैश पे आया है आपका जो वर्किंग
हिस्सा है, दिख रहा है? बिल्कुल सर। सिमिलरली आपका जब ये बी डबल डैश से बी डैश में गया होगा तो उस समय ये डी डबल डैश से डी डैश में गया है, तो ये आपका भाई ये वाला लेंथ तो उतना ही है, लेकिन यहाँ पे ये एंगल को कवर करने में ज्यादा समय लगा, इस एंगल को कवर करने में कम समय लगा। तो यहां से यहां तक जाने में इसको ज्यादा समय लगा होगा, वापस आने में कम समय लगा होगा, दैट इज द क्विक रिटर्न। और इसका रेशियो हमको एग्जाम में पूछा जाता है, क्विक रिटर्न रेशियो जो होगा, क्विक रिटर्न रेशियो, यही हमको पूछा जाता है। क्विक रिटर्न रेशियो इज नथिंग बट टाइम रिक्वायर्ड फॉर द फॉरवर्ड स्ट्रोक। ये हमारा फॉरवर्ड स्ट्रोक हो गया इस समय, और ये हमारा रिटर्न स्ट्रोक हो जाएगा। ये हमारा रिटर्न स्ट्रोक होगा। तो यहां पे ये हो जाएगा आपका फॉरवर्ड टाइम डिवाइडेड बाय रिटर्न टाइम। अच्छा, ये जो क्विक रिटर्न रेशियो है ये रिटर्न टाइम बाय फॉरवर्ड टाइम भी हो सकता है, फॉरवर्ड टाइम बाय रिटर्न टाइम भी हो सकता है। अलग अलग जगह पे आप देखेंगे तो अलग अलग मिलेगा, मतलब एक ही है ना। आपको समझना है एक चीज कि मैंने यहाँ पे क्या लिखा है, फॉरवर्ड बाय रिटर्न, तो आपको पता है कि यार फॉरवर्ड स्ट्रोक में टाइम ज्यादा लगेगा, रिटर्न स्ट्रोक में टाइम कम लगेगा, तो ये रेशियो जैसा मैंने लिखा है उसके अकॉर्डिंग ग्रेटर देन वन होने वाला है। बिल्कुल सर, ग्रेटर देन वन होने वाला है। लेकिन किसी जगह अगर ये टी आर बाई टी एफ दिया है तो दैट मस्ट बी लेस देन वन। गेटिंग माई पॉइंट? तो आपको देखना है कि वहां पे ग्रेटर देन वन दिया है या लेस देन वन दिया है। अब सवाल ये होता है सर एग्जाम में हम कैसे डिसाइड करेंगे कि ग्रेटर देन वन है या लेस देन वन है? तो एग्जाम में जब भी क्वेश्चन आएगा तो वो ब्रैकेट में मेंशन कर देगा कि क्विक रिटर्न रेशियो इज द फॉरवर्ड टाइम टू रिटर्न टाइम का रेशियो है या रिटर्न टू फॉरवर्ड टाइम का रेशियो है। अगर वो रिटर्न टू फॉरवर्ड टाइम का रेशियो बोलेगा तो लेस देन वन होगा, और फॉरवर्ड टू रिटर्न टाइम का रेशियो बोलेगा तो ग्रेटर देन वन होगा। मोस्ट ऑफ द टाइम फॉरवर्ड टू रिटर्न टाइम वो कंसिडर करता है। गेटिंग माई पॉइंट? ठीक। सो ये आपका रेशियो होने वाला है, बिल्कुल सर। ये रेशियो हमको निकालना है, कैसे निकालेंगे? अच्छा, एक चीज हमको पता है कि यार ये जो ओमेगा है ये यूनिफॉर्म है, तो आपका ओमेग ये जो बीटा है फॉरवर्ड स्ट्रोक एंगल, बीटा को हम कहने वाले हैं फॉरवर्ड स्ट्रोक एंगल, फॉरवर्ड स्ट्रोक एंगल या वर्किंग स्ट्रोक एंगल। अल्फा इज रिटर्न स्ट्रोक एंगल, रिटर्न स्ट्रोक एंगल। ठीक है। इसको फॉरवर्ड क्यों बोले? क्योंकि जब बी डबल डैश से बी डैश आ रहा है तभी हमने बीटा माना है, और उसी समय आपका डी डबल डैश से डी डैश जा रहा है, दैट इज द फॉरवर्ड स्ट्रोक आपका कंप्लीट हो रहा है, दैट इज द वर्किंग स्ट्रोक। ठीक है। और बीटा इज ग्रेटर देन अल्फा, ये हमको दिख रहा है। बीटा प्लस अल्फा इज व्हाट, यहां से ये भी पता चल रहा है, बीटा प्लस अल्फा इज 360 डिग्री, ये भी हमको समझ में आ रहा है। बिल्कुल सब। ना माय डियर, अगर मैंने कहा कि ये जो एंगल है इसको कवर बीटा जो है, क्या मैं इस तरीके से लिख सकता हूं, फॉरवर्ड स्ट्रोक एंगल इज ओमेगा इंटू टी एफ। ओमेगा इज इन रेडियन पर सेकेंड, दिस इज इन सेकेंड, सो ये हो जाएगा रेडियन में। तो बीटा जो आपका फॉरवर्ड स्ट्रोक एंगल है उसको मैं ऐसा लिख सकता हूँ। सिमिलरली रिटर्न स्ट्रोक एंगल को मैं ओमेगा इंटू टी आर लिख सकता हूँ, बिल्कुल सर लिख सकता हूँ। इसका ये मतलब हुआ कि ओमेगा इज द यूनिफॉर्म, ठीक है, तो टी एफ इज इक्वल टू बीटा बाई ओमेगा और टी आर इज इक्वल टू अल्फा बाई ओमेगा। इसका ये मतलब है कि क्विक रिटर्न रेशियो जो है क्यू आर आर, जो कि टी एफ बाई टी आर था, तो ये हो जाएगा आपका बीटा बाई ओमेगा, अल्फा बाई ओमेगा, ओमेगा ओमेगा कैंसिल हो गया, तो बीटा बाई अल्फा इस टर्म में आप लिख सकते हैं, इस टर्म में लिख सकते हैं। अच्छा, कई बार क्या होता है, देखो मैंने क्या किया अभी, क्विक रिटर्न रेशियो टाइम के टर्म में भी लिखा जा सकता है, एंगल के टर्म में भी लिखा जा सकता है, ये मैंने बता दिया, ठीक है ना। और यहाँ पे आपका ये एंगल के टर्म में हमने लिख के दिखा दिया, दैट इज योर क्विक रिटर्न रेशियो। नाउ माय डियर, एक चीज यहां पे आपको ये समझ में आना चाहिए कि जो
टाइम है और एंगल के रेशियो में है, क्या इसे वेलोसिटी के टर्म में लिख सकते हैं? मतलब मैं ये कह रहा हूं कि जब ये यहां से यहां गया है तो दैट इज योर फॉरवर्ड वेलोसिटी। यहां इस पॉइंट से इस पॉइंट गया है फॉरवर्ड स्ट्रोक में, तो फॉरवर्ड वेलोसिटी। जब वापस आया होगा तो रिटर्न वेलोसिटी। अच्छा, जाने में कितना समय लिया? ऑब्वियसली सर ज्यादा समय लिया है। आने में कितना समय लिया? सर कम समय लिया है। तो जाने में वेलोसिटी क्या होगा? कम होगा। वेलोसिटी कम है तो तभी तो उस डिस्टेंस को ट्रेवल करने में समय ज्यादा ले रहा है ना। और जब रिटर्न आ रहा है तो आपका ये जो है ये तेज होगा, तभी सेम डिस्टेंस को ट्रेवल करने में कम समय ले रहा है। मतलब एक चीज और समझ में आ रहा है हमको कि वी एप इज लेस देन वी आर, टी एप इज ग्रेटर देन टी आर, एंड बीटा वॉज ग्रेटर देन अल्फा। तो ये तीनों चीजें आपको समझ में आनी चाहिए। अच्छा, लेट अस अज्यूम ये जो स्ट्रोक लेंथ है ये है एल, कैपिटल एल बोल दिया, कैपिटल एल। सो यार, डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टाइम इज द वेलोसिटी। तो फॉरवर्ड स्ट्रोक वेलोसिटी अगर मैंने कहा, अरे रे रे रे, इधर ये वाला में, ठीक है ना? बरोबर। तो मैं ये कह रहा हूं कि आपका जो फॉरवर्ड वेलोसिटी है दैट इज योर डिस्टेंस अपॉन टाइम। रिटर्न वेलोसिटी इज डिस्टेंस अपॉन टाइम। बिल्कुल सर। सो यहां से अगर आपको टी एफ बाई टी आर लिखना है तो टी एफ बाई टी एल एल तो कैंसिल हो जाएगा। तो टी एफ बाई टी आर क्या आ जाएगा आपका? वी आर बाई वी एफ। इसका ये मतलब हुआ कि आप यहां पे इसको इन टर्म्स ऑफ वेलोसिटी भी लिख सकते हैं, दैट इज योर रिटर्न वेलोसिटी टू फॉरवर्ड वेलोसिटी। और ये जो रेशियो अभी हमने एज्यूम किया ये ग्रेटर देन 1 देखने को मिलेगा। तो भैया आपको डायरेक्टली रिटर्न वेलोसिटी फॉरवर्ड वेलोसिटी दिया है तो रेशियो निकाल सकते हो बीटा बाई अल्फा। मतलब आपको फॉरवर्ड स्ट्रोक एंगल रिटर्न स्ट्रोक एंगल दिया है तब भी निकाल सकते हो, टाइम दिया है तब भी निकाल सकते हैं। एंड बाय द डायग्राम आप एंगल भी कैलकुलेट कर सकते हैं, जस्ट अगर आपको लेंथ दे रखे हैं तो। कैसे सर? अरे हम क्विक रिटर्न रेशियो की जब भी बात होगी, रिमेंबर दिस, अभी तो 4 बार मैकेनिज्म में बता रहा हूं, बाकी आपको आगे मैं दिखाऊंगा कि यार सिंगल स्लाइडर में भी ये अवेलेबल है। तो जब भी क्विक रिटर्न रेशियो की बात होगी तो हमेशा हम एस्ट्रीम पोजीशन की बात करेंगे। एस्ट्रीम पोजीशन देखिए कि ये ग्रीन कलर का एक जो है वो एस्ट्रीम लेफ्ट का है, और ये जो ब्लू कलर का मैंने बताया है ये एस्ट्रीम राइट का है। तो ये दोनों पोजीशन में अगर बहुत ध्यान से देखोगे तो यार ये जो है ना, ये वाला जो लाइन है ये तो आपका 180 बनाएगा सर, यहां से यहां 180, यहां से यहां 180। और इसमें इतना ही एंगल ऐड हो रहा है क्या बीटा में? और अल्फा में इतना ही एंगल माइनस हो रहा है? बिल्कुल सर, उतना ही एंगल अल्फा में बीटा के लिए ऐड हो रहा है। और हाँ, इतना ही एंगल देखो, ये तो 180 डिग्री हुआ, तो 180 में अगर ये वाला एंगल ऐड कर दूंगा तो मेरा बीटा मिल जाएगा। 180 में इतना ही एंगल माइनस कर दूंगा तो मुझे अल्फा मिल जाएगा। दिस इज माई 5, लेट अस अज्यूम 5। ठीक। सो ये एक एक्सट्रीम पोजीशन हो गया, ये वाला, और ये वाला एक एक्सट्रीम हो गया। तो ये दोनों को मैं ड्रॉ कर दे रहा हूँ यहाँ पे, एक्सट्रीम लेफ्ट एंड एक्सट्रीम राइट अगले पेज में यहाँ पे ड्रॉ कर दे रहा हूँ। लेट अस अज्यूम एक्सट्रीम लेफ्ट कुछ इस तरीके से अवेलेबल है। ए डी, अच्छा ये डी यहाँ पे था क्या? ए बी सी, इसको मैंने बोल दिया डी को, है ना, इसको हटा दिया, ई बोल दिया दोस्त। ये वाला पॉइंट ई है, ई है, ठीक है। तो ए ई, और जो बी है बी डैश पे आ गया, सी सी डैश पे आ गया। तो ये जो पॉइंट्स हैं
ये ए हो गया, ये ई हो गया, यहाँ पे ये कहीं पे बी डैश है और ये सी डैश है। ये जो डिस्टेंस था पी क्यू, क्या क्या हमने लिया था, यहाँ पे कंसिडर कर लेते हैं दोस्तों। पी था, एस था, क्यू था, एल था। ये पी था, ये आपका एस था, ये क्यू था और ये एल था। ठीक है। सिमिलरली अगर दूसरा हम बनाएं, वो इस तरीके से कुछ बना हुआ है। ये पूरा डिस्टेंस आपका क्यू होगा, बिकॉज दिस इज योर ए पॉइंट, दिस इज योर ई पॉइंट, तो ये हो गया आपका पी। और यहाँ से ये आपका बी डबल डैश है, तो ये आपका हो जाएगा ये वाला एस के बराबर, पूरा क्यू है। ये आपका सी डबल डैश है, तो ये आपका एल होगा। यही होने वाला है। बहुत ध्यान से, ये जो फिगर, दो फिगर मैंने उठाए हैं, ये आपको समझ में आना चाहिए। एक मैंने ये वाला उठाया है, ठीक है, दूसरा ये ग्रीन कलर का जो दिख रहा है वो उठाया है। तो दोस्तों ये जो फाई निकालना है, अगर बहुत ध्यान से देखोगे तो ये टोटल एंगल निकाल लिया, उसमें ये वाला एंगल को माइनस कर दूंगा तो क्या फाई मिल जाएगा। तो लेट अस assume this angle is theta 1, this angle is theta 2, तो theta 1 minus theta 2 is going to be your phi। so इसको अगर मैंने थीटा 1 बोल दिया, इसको मैंने थीटा 2 बोल दिया, तो phi इज इक्वल टू थीटा 1 माइनस थीटा 2। और अगर हम phi निकाल लिए तो बीटा इज इक्वल टू 180 प्लस फाइव एंड अल्फा इज इक्वल टू 180 माइनस फाइव। यही होने वाला है, बिल्कुल सर यही होने वाला है। सो क्विक रिटर्न रेशियो क्यू आर आर इज इक्वल टू बीटा बाई अल्फा, यहां से हमारा कहानी बन जाएगा। यही तो निकालना था सर, बिल्कुल। सो भाई आपको थीटा 2 और थीटा 1 निकालना है, ये तो बेसिक मैथमेटिक्स है। कोसाइन, हाँ, कोसाइन रूल लगा दो, आपको मिल जाएगा। दैट इज नथिंग बट एल। ये इस इक्वेशन में अगर हम लगाएंगे तो एल स्क्वायर इज इक्वल टू एस प्लस क्यू का होल स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर माइनस 2 इंटू एस प्लस क्यू इंटू पी कॉस थीटा 2। तो यहां से थीटा 2 निकल जाएगा, बिल्कुल सर, हम हमारा थीटा 2 निकल जाएगा यहाँ से। सिमिलरली यहाँ से थीटा 1 अगर निकालना है तो वो कितना हो जाएगा, एल स्क्वायर इज इक्वल टू ये वाला डिस्टेंस लेना रहेगा, विच इज क्यू माइनस एस होल स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर माइनस 2 इंटू क्यू माइनस एस इंटू पी कॉस थीटा 1। यही होने वाला है, बिल्कुल सर यही होने वाला है। तो यहाँ से हमारा थीटा 1 निकल आएगा। तो थीटा 2 थीटा 1 निकल आया, तो यहाँ से फाइल निकल आएगा, फाइल निकल आया तो बीटा और अल्फा निकल आएगा। तो इस तरीके से आते हैं भाई क्वेश्चन, ध्यान रखिएगा। तो मैंने आपको क्विक रिटर्न रेशियो 4 बार में भी बता दिया और एक बेसिक जानकारी दे दिया है कि क्विक रिटर्न रेशियो कैसे होता है। हालांकि आप देखेंगे कि एग्जाम में सिंगल स्लाइडर का क्विक रिटर्न बहुत बार पूछा है, 4 बार का अभी आया नहीं है, लेकिन कभी भी आ सकता है। एटलीस्ट हमको पता तो रहना कि क्या कहानी हो रहा है। ठीक है, तो ये इन बातों का आप ध्यान रखिएगा। इसके अलावा और भी क्या क्या पॉसिबिलिटी हो सकती है इसको लेकर 4 बार मैकेनिज्म में, तो ये क्वेश्चन के थ्रू और हम समझने का प्रयास करेंगे। ठीक है, तो अभी के लिए इतना ही दोस्तों, मिलते हैं अगली क्लास में। थैंक यू सो मच, टाटा बाय बाय, जय हिंद।